दोस्तों मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड रहेंगे। तो चले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा आप आसानी से उठा सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपनी सीरीज़ रहेगी सीरीज़ नंबर 34, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आज की प्रत्येक सीरीज़ का जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, यानी जितनी भी आज की तक की PDF थी वो 33 नंबर तक की PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। तो वहाँ से आप उसको लेकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आपकी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं डेली उनका रिवीजन करके। तो चले दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो देखते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक पूछे गए हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन से है। भय, क्रोध, दुख, प्रेम या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही रहने वाला है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अभिप्रेरकों के कितने प्रकार गेरेट के द्वारा बताए गए हैं। तो वो 3 प्रकार बताए गए हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 जिसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 अभिप्रेरक वो गेरेट के अनुसार बताए गए हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते रहें। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, और सभी क्लास की PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप जो टेलीग्राम लिंक का जो नीचे पिन किया गया है वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कृत्रिम अभिप्रेरक कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों कृत्रिम अभिप्रेरक पूछे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों कृत्रिम और दूसरा अभिप्रेरक का जो प्रकार होता है वो स्वाभाविक या नैसर्गिक भी रहेगा। यहाँ पे कृत्रिम पूछा गया है और एक नैसर्गिक भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नैसर्गिक और कृत्रिम ये दोनों अभिप्रेरक अलग अलग होते हैं। तो इनमें से कृत्रिम अभिप्रेरक कौन से हैं वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा उपरोक्त सभी। ये कृत्रिम अभिप्रेरक होते हैं, यानी पुरस्कार, प्रशंसा, दंड ये अपन बालक को दे के आसानी से उसे मोटिवेट करते हैं वो, लेकिन ये मोटिवेशन उसे बाहर से मिलता है, इसलिए उसे कृत्रिम या फिर बाह्य अभिप्रेरक ये भी कहते हैं। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति का अभिप्रेरित व्यवहार कैसा होता है। यहाँ पे दोस्तों जो मोटिवेट व्यक्ति होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि मोटिवेट व्यक्ति या अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार कैसा नज़र आता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। उत्सुकता, आलस्य, कुसमायोजित, नकारात्मक। तो अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार कैसा नज़र आता है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों उत्सुकता, ये अभिप्रेरित व्यक्ति का व्यवहार में नज़र आता है। यहाँ पे आलस्य, कुसमायोजित और नकारात्मक ये अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार में नज़र नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। यहाँ पे दोस्तों सामाजिक धारणा का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा गया है। तो दोस्तों सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। प्लेटो, अरस्तु, फ्राइड या फिर CL हल, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहें। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो सामाजिक धारणा का सिद्धांत ये अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया या दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो सामाजिक धारणा का सिद्धांत देने वाला कौन है, तो ये रहेगा अरस्तु। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा किसने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि किसने विद्यालय को, यहाँ पे दोस्तों विद्यालय को लघु समाज यानी
बिल्कुल समाज का ही एक भाग माना है इसको कि विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा देने वाला वो कौन सा वैज्ञानिक रहेगा। तो यहाँ पे फ्राइड, जॉन डीवी, विलियम जेम्स या फिर विलियम वुंट, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है प्रश्न नंबर 6। और जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते रहे और पर्सन नंबर लगा के आप आंसर को ज़रूर टाइप करें ताकि आपके पर्सन का भी पता लगता रहे कि कौन से पर्सन का आंसर आपने क्या दिया है, ये पता लगता रहे। तो किसने विद्यालय की लघु समाज की संख्या दी है, तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों जॉन डीवी ने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से वार्मिंग अप द्वारा क्या विकसित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों वार्मिंग अप के द्वारा क्या विकसित किया जाता है ये पूछा गया है। जो एक्सरसाइज करते हैं अपन, वार्मिंग अप करते हैं खेल से पहले, वो क्यों करते हैं, यानी किसके डेवलपमेंट के लिए करते हैं, ये पूछा गया है। तो मांसपेशियों में सहनशीलता यानी मसल्स एंडोरेंस, स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है जिसके लिए हम वार्मिंग अप करते हैं, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा उपरोक्त सभी क्रियाओं के लिए, यानी मांसपेशीय सहनशीलता में वृद्धि के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम में बढ़ाने के लिए और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के लिए, इसके लिए अपन वार्मिंग अप करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 8 देखे दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से मानव की धरोहर किसे माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों मानव की धरोहर किसे माना जाता है, प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि मानव की धरोहर किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, योग, खेल, आसन, प्राणायाम, तो किसे मानव की धरोहर माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा खेल को मानव की धरोहर या सांस्कृतिक धरोहर भी माना जाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहें। और इसके बाद अगली प्रश्नोत्तरी में और कौन से टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को भी शामिल करें वो भी आप अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहे ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों को शामिल किया जाता रहे। प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर में सिर को गति प्रदान करने वाली मांसपेशी कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों शरीर के अंदर जो सिर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिर रहेगा दोस्तों, सिर को गति प्रदान करने वाली मांसपेशी कौन सी है ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे सिर को गति प्रदान करने वाली मांसपेशी कौन सी रहेगी वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो सिर होता है, इस सिर को गति प्रदान करने वाली मांसपेशी कौन सी रहेगी ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर सोलियस, सार्टोरियस या फिर स्प्लेनियस, कैपिटस या ग्लूटियस मैक्सिमस, कौन सी मांसपेशी है जो सिर को गति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्प्लेनियस कैपिटस, ये मांसपेशी सिर को गति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्प्लेनियस कैपिटस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यक्ति में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, यानी मनुष्य में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है। दोस्तों पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से और कोशिकाओं के समूह को मिलकर ऊतक और ऊतक से मिलकर अंग और अंग से मिलकर तंत्र, इस प्रकार पूरा शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो उनमें से जो ऊतक होते हैं यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे, तो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो क्या कहलाती है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 10 इस्चमिया, हाइपोक्सिया, इस्टमेनिया या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को कहा जाता है, यानी दूसरा नाम उसे क्या देते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हाइपोक्सिया, ये ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हाइपोक्सिया। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा शटल रन टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों शटल रन टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो वो शटल रन है। टेस्ट कौन सा है, शटल रन। तो इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, मेजरमेंट किसका किया जाता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों मांसपेशी सहनशीलता, गति, चपलता या शक्ति, तो इनमें से किसके द्वारा
शटल रन के द्वारा किसका मापन करेंगे, तो वो मसल्स, एंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी या फिर स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चपलता। चपलता के मापन के लिए शटल रन टेस्ट का उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे लार्सन टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे टेस्ट कौन सा है, तो वो लार्सन टेस्ट है। और लार्सन टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। लार्सन टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है, पहले भी मैंने इसको प्रश्न को शामिल किया है। तो शक्ति, गामक योग्यता, सहनशीलता या फिर उपरोक्त सभी, किसका इसका आंसर सही कौन सा रहने वाला है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12, तो लार्सन टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो वो किया जाता है मोटर एबिलिटीज यानी गामक योग्यता का, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों गामक योग्यता या मोटर एबिलिटीज। ये लार्सन टेस्ट के द्वारा इसका मेजरमेंट या मापन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से JCR टेस्ट का भाग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे JCR टेस्ट का भाग कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। JCR टेस्ट कौन सा है, JCR टेस्ट और इसका भाग नहीं है पूछा गया दोस्तों। इनमें से कौन सा भाग है जो JCR टेस्ट का नहीं रहेगा। अगर दोस्तों इसको शॉर्ट के तरीके से देखें तो JC और R ये टेस्ट होता है। तो इस JCR टेस्ट के अंदर कौन सा इसका भाग नहीं रहेगा। तो अगर अपने को पता भी नहीं है तो इस अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अगर निकालना चाहिए तो J फॉर जंप होता है, C फॉर चिनअप, R फॉर रन होता है। तो इनमें से सीधा अगर सही तरीके से निकालेंगे तो भी अपने को आसानी से इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता लग रहा है। तो JCR टेस्ट में वो एंडोरेंस इसका भाग नहीं होता है। चिनअप, सार्जेंट जंप और शटल रन ये JCR टेस्ट के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा अपना 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर केनेथ कूपर द्वारा कौन सा टेस्ट प्रतिपादित किया गया है। ये भी टेस्ट से या मेजरमेंट से रिलेटेड ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर केनेथ कूपर के द्वारा कौन सा टेस्ट प्रतिपादित किया गया है ये पूछा गया है। टेस्ट कौन सा प्रतिपादित किया गया है, डॉक्टर केनेथ कूपर के द्वारा कौन सा टेस्ट प्रतिपादित किया है। तो 12 मिनट दौड़ या चाल टेस्ट, हावर टेस्ट, JCR टेस्ट, क्रॉसओवर टेस्ट, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर केनेथ कूपर के द्वारा 12 मिनट दौड़ या चाल टेस्ट ये प्रतिपादित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, स्प्रिंग स्केल टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है। स्प्रिंग स्केल टेस्ट कौन सा है दोस्तों यहाँ पे, तो स्प्रिंग स्केल टेस्ट है और इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ या फिर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है कि स्प्रिंग स्केल टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों स्ट्रेंथ यानी शक्ति का मापन वो स्प्रिंग स्केल टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैनेडियन टेस्ट में इंडोर टेस्ट की अवधि कितनी होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने प्रश्न उत्तरी में डाला था इसी प्रश्न को। तो कैनेडियन टेस्ट में इंडोर, यहाँ पे दोस्तों आउटडोर नहीं पूछा गया है, इंडोर टेस्ट के अंदर अवधि कितनी होती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों कैनेडियन टेस्ट में इंडोर टेस्ट की समय अवधि कितनी होती है, 30 सेकंड, 36, 40, 50 सेकंड, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको ज़रूर बताना है। और दोस्तों PDF भी प्राप्त करने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स में जो नीचे पिन किया गया है टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों कैनेडियन टेस्ट में इंडोर टेस्ट की अवधि वो 36 सेकंड यानी 36 सेकंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निशानेबाजी और तीरंदाजी, यहाँ पे दोस्तों शूटिंग एंड आर्चरी, इसके खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे निशानेबाजी और तीरंदाजी इन दोनों के खेल क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है ये आपको बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निशानेबाजी और तीरंदाजी खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इनमें से
एरिना, कोर्ट, डोम या रेंज, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है कि जो निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे निशानेबाजी और तीरंदाजी के क्षेत्र को रेंज कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रेंज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना जीरोपथैलेमिया आहार में किसके कमी के कारण होता है? ये आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पे जो रोग कौन सा है तो वो जीरोपथैलेमिया है, लेकिन एक आहार में किसकी कमी के कारण यानी भोजन में किसकी कमी के कारण जीरोपथैलेमिया रोग होता है, ये आपको बताना है। यानी आहार में किसकी कमी के कारण जीरोपथैलेमिया रोग होता है। तो प्रश्न नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। विटामिन ए, विटामिन सी, डी या फिर उपरोक्त सभी के कारण कौन सा रोग जीरोपथैलेमिया रोग होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है आर यानी भोजन में विटामिन ए की कमी के कारण जीरोपथैलेमिया या रंतोदी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो विटामिन ए जिसकी कमी के कारण जीरोपथैलेमिया रोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 19 रहेगा किस विटामिन की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है? यहाँ पे दोस्तों कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण हीमोफीलिया रोग होता है? यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादातर आपको बताऊँ तो हीमोफीलिया आनुवंशिकता से संबंधित रोग भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण हीमोफीलिया रोग होता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कौन से विटामिन की कमी के कारण हीमोफीलिया रोग रहेगा। तो विटामिन बी, सी, के या फिर डी, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है कि उसकी कमी के कारण हीमोफीलिया रोग होता है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण हीमोफीलिया रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा विटामिन के। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों यहाँ पे वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी वसा यानी फैट है दोस्तों यहाँ पे कि वसा की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो हीमोफीलिया, क्वाशियोरकोर, फाइनोडर्मा या फिर इंसुलिन, इनमें से कौन सा रोग है जो वसा की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि प्रोटीन की कमी से पूछा जाता है बार बार। तो प्रोटीन की कमी से वो क्वाशियोरकोर या फिर मरासमस, ये रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे वसा की कमी के कारण पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो फाइनोडर्मा, ये वसा की कमी से होने वाला रोग है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फाइनोडर्मा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों यकृत जिसे अपन लीवर बोलते हैं कि यकृत में यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन, इस प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन के। विटामिन के ये आंसर सही रहेगा यहाँ पे दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा विटामिन के ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए सहायक विटामिन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे योगे क्रमेशु कौशलम का सही अर्थ है। योग से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि योगे क्रमेशु कौशलम का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा इसका सही अर्थ रहेगा योगे क्रमेशु कौशलम। तो इसकी सही डेफिनेशन कौन सी रहेगी ये पूछा गया है।
तो प्रश्न नंबर 22 में परिपूर्ण क्रम, निष्काम क्रम या कौशलपूर्ण क्रम या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा आंसर योग है क्रमेशु कौशलम इसका सही रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों निष्काम, यानी बिना किसी काम के, निष्काम बिना स्वार्थ के योग है क्रमेशु कौशलम इसका सही अर्थ होता है वो निष्काम क्रम रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी क्रिया चित्तवृत्ति से जुड़ी हुई है। ये भी योग से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी क्रिया चित्तवृत्ति, चित्त यानी मन की, यहाँ पे चित्तवृत्ति से जुड़ी हुई है। चित्त का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे मन, यानी मन की वृत्ति से जुड़ी हुई है, मन के चंचलता से जुड़ी हुई है। तो कौन सी क्रिया चित्तवृत्ति से जुड़ी है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 23 में निद्रा, तप, सत्य या फिर मनन इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है कि कौन सी क्रिया चित्तवृत्ति से जुड़ी हुई है। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों तप। तप की क्रिया चित्तवृत्ति से जुड़ी हुई क्रिया रहेगी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का वो रहने वाला है तप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों यहाँ पे सट संपत्ति किससे संबंधित है। ये भी योग से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे सट संपत्ति किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग इनमें से कौन सा योग है जिससे सट संपत्ति जुड़ी हुई है या फिर सट संपत्ति संबंधित कौन से योग से रहेगी ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों ज्ञान योग। ज्ञान योग सट संपत्ति से संबंधित रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सट संपत्ति ये ज्ञान योग से रिलेटेड रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों प्रतिदिन की क्लासों की PDF जो नीचे कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक का पिन किया गया है उस लिंक को आप जब आसानी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे हृदय दीवार कहाँ से मोटी होती है, यानी हार्ट की जो दीवार होती है वो कहाँ से मोटी होती है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसमें से हृदय की दीवार कहाँ से मोटी रहेगी। तो दोस्तों अपना ये हृदय होता है, मान लीजिए ये अपना हृदय है और इस हार्ट में ये आलिंद, दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले, ये बायां नीले होता है। तो इस प्रकार इसमें से कौन से चैम्बर की दीवार मोटी रहेगी ये आपको बताना है दोस्तों इनमें से। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बायां नीले की दीवार मोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बायां नीले जो शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है इसकी दीवारें मोटी रहेगी, जहाँ से एरोटा यानी महाधमनी के द्वारा शरीर में पूरे रक्त को भेजा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना जूडो भिड़ंत प्रारंभ करने के लिए कौन सी तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जूडो खेल को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों जूडो भिड़ंत को प्रारंभ करने के लिए कौन सा तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। और दोस्तों बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, आप भी ज़रूर अंदर रहे और बहुत ही ठंडा मौसम भी हो चुका है। तो आप पढ़ते रहे और अपने दिमाग को बहुत ही स्थिर रखते हुए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी को अंजाम देना है ताकि आप अपने उद्देश्य और टारगेट में आप सफल हो सके। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 26 और इसमें का सही आंसर क्या रहेगा कि जूडो भिड़ंत प्रारंभ करने के लिए कौन सी तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो सिद्धो, हाजमे, माते फिर या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों हाजमे। ये जूडो खेल के लिए शुरुआत करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं बताऊँ तो जूडो खेल में जो अंक होते हैं उन अंकों को क्या नाम दिया जाता है। तो अंकों को नाम देने के लिए इप्पोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे। 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा भारतीय जूडो संघ का गठन कब हुआ। यहाँ पे दोस्तों जूडो संघ भारत का इसका गठन कब हुआ ये पूछा गया है। तो भारतीय जूडो संघ का गठन कब हुआ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों 1960, 65, 51 या फिर 50। सही आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं 1951 के अंदर तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का गठन हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जूडो महासंघ का पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 1965 में भारतीय जूडो महासंघ का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 28 भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जूडो में पुरुषों के लिए खेल की अवधि कितनी होती है। दोस्तों जूडो खेल के अंदर पुरुषों में, यहाँ पे महिलाओं से संबंधित नहीं है दोस्तों, पुरुषों के लिए खेल की अवधि कितनी होती है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट या 2 मिनट, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जो जूडो खेल में पुरुषों के लिए खेल की अवधि मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, पुरुषों के लिए 4 मिनट जूडो खेल की अवधि मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 4 मिनट। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लाइव प्रश्न रहेगा दोस्तों वो प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है। दोस्तों बैडमिंटन खेल के अंदर जो नेट की ऊंचाई होती है ये कितनी रहेगी, ये ऊंचाई पूछी गई है। तो दोस्तों बैडमिंटन खेल होता है, इसमें इस नेट की ऊंचाई वो कितनी रहने वाली है। ये जो पोल है, इन पोलों से ये नेट बंधा हुआ रहता है, तो इस पोलों के जिस नेट की ऊंचाई है, इस नेट की ऊंचाई कितनी रहेगी ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज़मीन से, इस ज़मीन से कितनी रहने वाली है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर क्या रहेगा, 2 मीटर, 1.58 मीटर, 1.52 मीटर या फिर 3 मीटर, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मीटर में दिए गए हैं। इसके अलावा मैं अगर मैं फिट में बताऊँ तो लगभग 5 फीट 1 इंच के लगभग ये नेट की हाइट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे मीटर में देखें तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, वो आएगा 1.52 मीटर ये नेट की हाइट रहेगी। बैडमिंटन में नेट की हाइट 1.52 मीटर या फिर 5 फीट, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, और अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी भाइयों को इसका फ़ायदा आसानी से मिल सके। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैडमिंटन का सेट अधिकतम कितने अंक तक जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों अधिकतम कितने अंक तक जा सकता है ये पूछा गया है कि बैडमिंटन का सेट अधिकतम कितने अंक तक जा सकता है। इससे पहले मैं अगर बताऊं तो बैडमिंटन का एक सेट 21 अंक का होता है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम कितने अंक तक, यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है, अधिकतम कितने अंक तक जा सकता है ये आपको बताना है। तो 20 अंक, 21, 30, 25, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है कि बैडमिंटन का सेट अधिकतम कितने अंकों तक जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर भी रहेगा 30, यानी 30 अंकों तक जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 30 प्रश्नों का एनालाइसिस किया और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दिए हैं वो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए ताकि आपकी तैयारी का भी पता लग सके। और दोस्तों अगर आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। और प्रतिदिन की क्लासों के लिए आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है उसको ज्वाइन करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।